हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साझेदार के अवकाश ग्रहण पर पूंजी का समायोजन। साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन। तो देखिए, जब भी कोई साझेदार फर्म से आउट हो जाता है, यानी कि जो फर्म्स को छोड़कर कोई साझेदार चला जाता है अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में, तो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और ठीक उसी प्रकार साझेदारों की पूंजी में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहां पे साझेदारों की जो परिवर्तित पूंजी है उसका समायोजन नए अनुपात में से साझेदारों के बीच करना ही पूंजी का समायोजन कहलाता है। अब पूंजी समायोजन के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूं। पूंजी का जब हम समायोजन करते हैं, पूंजी का समायोजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला काम, जब भी पूंजी समायोजन की बात आती है, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जो शेष साझेदार हैं, यानी जो साझेदार फर्म छोड़कर जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस साझेदार के अलावा जो शेष साझेदार हैं, उन शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करें। तो यहां पे आपको दो चीज ज्ञात करनी है, शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी व आउटगोइंग पार्टनर, जो भी पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि की गणना। तो आपको शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी और आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि की गणना करनी कि उसे कितनी राशि देनी है। तो वैसे देखा जाए तो आउटगोइंग पार्टनर को जो देय राशि आउटगोइंग पार्टनर की समायोजित पूंजी होती है, तो आप इसको यो भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी भी लिख सकते हो। सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी भी इसको लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि जो साझेदार फर्म छोड़कर जा रहा है उसको जो राशि देनी है वो उसकी समायोजित पूंजी है। नहीं, समायोजित पूंजी का अर्थ होता है कि पूंजी में सभी समायोजन करने के बाद बची हुई शेष पूंजी समायोजित पूंजी होती है। तो सभी समायोजन, जैसे ख्याति का समायोजन हुआ, पुनर्मूल्यांकन का समायोजन हुआ, अवितरित लाभ और अवितरित हानियों से संबंधित समायोजन हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से संबंधित समायोजन हुआ, तो इन सभी के समायोजन करने के बाद जो शेष पूंजी होती है वो समायोजित पूंजी होती है। तो यहां सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे, जिसमें सभी में से जो साझेदार आउटगोइंग है, यानी कि जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसकी समायोजित पूंजी उसको देय राशि होती है, और शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी अपने यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी और आउटगोइंग पार्टनर को देय राशि, यानी कि सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी की गणना करो पहले नंबर पे। नंबर 1, स्टेप 1 ये हो गया। फिर जो आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है सर, दूसरे नंबर पे हमें नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे। तो अब प्रश्न ये होता है सर कि नई फर्म की कुल पूंजी की जब हम गणना करेंगे, नई फर्म की कुल पूंजी की जब हम गणना करते हैं, तो ये नई फर्म की कुल पूंजी का अर्थ क्या है? पहली बात तो नई फर्म का अर्थ क्या है, ये देखिए। नई फर्म का अर्थ है कि कोई पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो शेष साझेदार उस फर्म को चलाएंगे। अवकाश ग्रहण करने वाला तो छोड़कर चला जाएगा, शेष साझेदार उस फर्म को चलाएंगे। तो शेष साझेदारों द्वारा चलाई जाने वाली वही पुराने वाली जो फर्म अब शेष साझेदारों द्वारा चलाई जा रही है, तो ये नई
फर्म होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी 3 साझेदार थे, यहाँ पे बी अवकाश ग्रहण कर लेता है, ये रिटायर हो जाता है फर्म से, तो फर्म का बिजनेस तो बंद होगा नहीं, पर फर्म का बिजनेस तो चलेगा। ये मान लो ये बी सी का एक बिजनेस था, बिजनेस तो ये बिजनेस था, पहले 3 मिलकर इसको चला रहे थे, अब इस बिजनेस को कौन चलाएगा सर, अब ए और सी मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे। तो यानी कि ये जो बिजनेस था पहले ए बी सी का था, अब ये बिजनेस ए और सी का है। तो हम यो कह सकते हैं कि अब एक साझेदार के आउट हो जाने से इस बिजनेस को ए और सी मिलकर एक नए अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात में या एक नए एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको चलाएंगे, तो ये नई फर्म हो जाएगी। यानी कि ये पुरानी फर्म ए बी सी की थी, बी चला गया, अब ए और सी साझेदार है, तो ये ए और सी की नई फर्म हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि अवकाश ग्रहण के बाद जो फर्म होती है उसे नई फर्म कहा जाता है। तो यहां नई फर्म की जो कुल पूंजी की हमें गणना करनी है, किस प्रकार करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे रहेगी कि हमें नई फर्म की कुल पूंजी की गणना कैसे करनी है, इस बात को हमें सीखना है। लेकिन अभी नहीं, अभी अपन इसके आगे की स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो आपको पहले नंबर पे आपकी स्टेप नंबर 1 और फिर आपका है स्टेप नंबर 1 ये था, फिर आपका स्टेप नंबर 2, फिर यहां पे आप स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, देखिए स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये जो नई फर्म की कुल पूंजी आई है, इस नई फर्म की कुल पूंजी को, जिसकी आपने गणना की है, नई फर्म की कुल पूंजी, इस नई फर्म की कुल पूंजी को आपको शेष साझेदारों में, शेष साझेदारों में, शेष साझेदारों में नए अनुपात में, नए अनुपात में विभाजित कर दी जाती है, विभाजित कर दी जाती है। तो ये जो नई फर्म की कुल पूंजी है, इसको शेष साझेदारों में, शेष का मतलब अवकाश ग्रहण साझेदार को छोड़कर जो शेष साझेदार हैं उनके बीच में इस पूंजी को विभाजित कर देते, कौन से अनुपात में, नए अनुपात में। तो इस प्रकार नए अनुपात में जब जिस पूंजी को हमने विभाजित किया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साझेदारों की नई पूंजी। साझेदारों की, कौन से साझेदार, शेष साझेदार, शेष साझेदारों, साझेदारों की नई पूंजी। नई पूंजी का अर्थ है कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस शीट होता है वो नई पूंजी होता है। तो ये शेष साझेदारों की नई पूंजी होगी, ये आपकी स्टेप नंबर 3 मानी जाएगी, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आपको शेष साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, नई फर्म की जो कुल पूंजी थी उसे शेष साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित कर देना है, तो जो आएगा शेष साझेदारों की नई पूंजी आएगी। तो तीसरी स्टेप हो गई। अब हमें क्या करना है, साझेदार द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में जो आपको शेष साझेदारों की नई पूंजी, इसकी तुलना स्टेप 1 में शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी से गणना करेंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं आपको, यहां पे स्टेप 4th में करेंगे अपन, स्टेप 4। स्टेप 4 में साझेदारों द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली पूंजी की गणना, पूंजी की गणना। तो आपको क्या करना है सर, साझेदार द्वारा लाई जाने वाली अथवा साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी की गणना करनी स्टेप 4 में। तो ये गणना कैसे करेंगे, देखिए इसकी गणना करने का तरीका बता देता हूं। यहां पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 में शेष साझेदारों की नई पूंजी ज्ञात की। तो यहां लिखोगे शेष साझेदारों की नई पूंजी, नंबर 1 पॉइंट लगा के लिख रहा हूं मैं, शेष साझेदारों की नई पूंजी आपने लिखनी है। और इस नई पूंजी की गणना करेंगे शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी जो स्टेप 1 में थी। तो स्टेप 1 वाली आपकी ये थी एज पर स्टेप कौन सी थी, 3, स्टेप 3 में थी ये। इसके बाद आपको क्या करना है सर, इसकी तुलना किसके साथ करनी है,
स्टेप 1 में जो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी आपने ज्ञात की है, तो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी, शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी, ये कौन से स्टेप में थी? स्टेप 1 में थी। एज पर स्टेप 1 में ये थी। तो आपको स्टेप 3 और स्टेप 1 में तुलना करनी है। तो हमेशा याद रखेंगे जब कंडीशन ऐसी हो कि सर शेष साझेदारों की जो नई पूंजी है, शेष साझेदारों की नई पूंजी, मैंने यहां लिखा जो नई पूंजी स्टेप 3 में थी, तो शेष साझेदारों की नई पूंजी अगर ज्यादा है, मतलब पहले पूंजी कम थी, ये वाली पहले वाली पूंजी कम है और अब नई पूंजी ज्यादा है, इसका मतलब साझेदारों को पूंजी और लेके आनी पड़ेगी। तो अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन का मतलब क्या है कि स्टेप 3 इज ग्रेटर देन स्टेप 1, यानी स्टेप 3 में जो पूंजी है वो स्टेप 1 की पूंजी से ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि जब नई पूंजी अधिक हो और शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी कम हो, तो इस कंडीशन में यहां जो अंतर की राशि होगी, अंतर की राशि जो भी होगी, वो अंतर की राशि होती है साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी। लाई जाने वाली क्यों? देखिए पहले समायोजित पूंजी थी, ये पुरानी पूंजी है, ये मान लेते हैं 10,000 थी, और अब नई पूंजी जो ज्ञात की वो 12,000 हुई। इसका मतलब फर्म में रखनी कौन सी पूंजी? नई पूंजी रखनी है, मतलब साझेदार को 12,000 की पूंजी रखनी है, 10,000 की पूंजी पहले से फर्म में थी। इसका मतलब साझेदार की 10 पहले से है, 12 रखनी है, तो 2,000 साझेदार और लेके आएगा। तो जब भी नई पूंजी अधिक हो तो यहां जो अंतर आएगा इन दोनों में तुलना करने से, ये अंतर की राशि साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी होगी। साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, लाई जाने वाली पूंजी होगी। मतलब साझेदार कितने रुपए लेके आएगा वो अंतर की राशि। और इस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इस कंडीशन में मैं एंट्री बनाएंगे, मैं बता देता हूं कि जब भी कोई साझेदार पूंजी की रकम लेकर आएगा तो फर्म को क्या मिलेगा? सर फर्म को मिलेगा कैश। तो कैश बिजनेस में आया, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ये कौन ला रहा है? साझेदार ये पूंजी दे रहा है, तो साझेदार की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको पास करनी है। यहां पे जितने रुपए पूंजी लेके आएगा उससे, कैश की जगह हम क्या कर सकते हैं सर? बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं अपन कैश की जगह पे। तो आपको क्या एंट्री करनी है सर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कंसर्न पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? कंसर्न का मीनिंग होता है जो संबंधित साझेदार है, अर्थात जिस साझेदार को पूंजी लेके आनी है वो कंसर्न साझेदार है। जैसे मान लो ए बी सी 3 साझेदार हो और यहां फर्म में सी को पूंजी की रकम लेके आनी हो, तो यहां पे संबंधित लाने वाला साझेदार कौन है? सी। तो यहां लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर की जगह सीज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो ये आपकी अगर शेष साझेदारों की नई पूंजी अधिक हो और समायोजित पूंजी जब कम होती है तो अंतर की राशि क्या कहलाती है? सर अंतर की राशि साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी कहलाती है। और इसके विपरीत अगर कंडीशन हो जाए कि जब शेष साझेदारों की नई पूंजी कम होती है और समायोजित पूंजी अधिक है, तो समायोजित पूंजी को सिंपल वर्ड में अगर अपन कहें तो ये पुरानी वाली पूंजी है। तो साझेदारों की अगर पुरानी पूंजी अधिक है और नई पूंजी पुरानी पूंजी अधिक है और नई पूंजी कम है, इसका मतलब फर्म में कम पूंजी रखनी है और पहले से क्या ज्यादा है, तो अंतर की राशि साझेदार क्या करेगा सर? फर्म से निकाल कर ले जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसका लिखवाऊंगा, इसका पॉइंट। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सभी ने। तो देखिए अब यहां मैं इसी को विपरीत पक्ष में दिखा देता हूं। इसको मैंने क्या किया, ये क्रम इसका बदल दिया कि जब साझेदार की नई पूंजी कम होती है और ये जो पूंजी है ये अधिक होती है, ये कंडीशन आ गई। तो इस वाली कंडीशन का मतलब कि नई पूंजी कम है और समायोजित पूंजी अधिक है। तो अब जो अंतर की राशि होगी, ये अंतर की राशि होगी साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली राशि, ले जाई जाने वाली राशि, यानी साझेदार अब राशि लेकर जाएगा।
अब साझेदार क्या करेगा, राशि लेकर जाएगा, अंतर की राशि। और जब साझेदार अंतर की राशि लेकर जाता है तो फर्म से क्या गया सर, फर्म से कैश गई, तो कैश गई तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट भी कर सकते हो। और ये पूंजी कौन लेकर जा रहा है सर, साझेदार पूंजी की रकम फर्म से लेकर जा रहा है, तो साझेदार कौन हो गया सर, साझेदार हो गया पाने वाला, उसको डेबिट करो, या लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट ही तो करते हैं। या फिर ये मान लो कि कैपिटल में क्या हो रही है, वो निकाल कर ले जा रहा है भाई, तो कैपिटल कम हो रही है, और आपको पता है कैपिटल जब कम होते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा पार्टनर, जो भी संबंधित पार्टनर होगा, कंसर्न्ड पार्टनर, कंसर्न मीन जो पूंजी लेकर जा रहा है, इस संबंध में ये प्रविष्टि अपन करेंगे। ये एंट्री होगी जब से साझेदारों की नई पूंजी कम हो और समायोजित पूंजी अधिक हो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, पूंजी से संबंधित समायोजन करने हैं। तो पूंजी समायोजन का पॉइंट यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि सर शेष साझेदारों की पूंजी का जब समायोजन करना हो तो ये सारी स्टेप हम फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समायोजित पूंजी की गणना करेंगे। तो समायोजित पूंजी की गणना करने का एक सामान्य सा तरीका होता है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और कैपिटल अकाउंट का जो अंतिम शेष आता है वही समायोजित पूंजी होती है। इसके बाद सर नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी है। यहां पे प्रश्न उठता है कि सर नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो अब हमें पहले यह सीखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें पूरे में यही होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, बस स्टेप इतनी सी है, पहले से साधारण समायोजित पूंजी ज्ञात करो। तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट निकाल दो, समायोजित पूंजी आ जाएगी। नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है, यह हमें सीखना है। फिर नई फर्म की कुल पूंजी अगर अपन ने ज्ञात कर ली है तो उसे नए अनुपात में साझेदारों में विभाजित करेंगे तो साझेदारों की नई पूंजी आएगी। अब साझेदारों की जो नई पूंजी है इसकी तुलना समायोजित पूंजी से करेंगे। तो नई पूंजी को समायोजित पूंजी से तुलना की, अगर नई पूंजी अधिक है तो ये साझेदार पूंजी की रकम लेकर आएंगे और एंट्री करेंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और अगर ये नई पूंजी कम है तो साझेदार पूंजी निकाल कर ले जाएंगे, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैसे बैंक अकाउंट एंट्री करेंगे। अब हमें इस पूरे मैटर में क्या सीखना है सर, नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है, यह हमें सीखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये अपन ने सेकंड पॉइंट किया, फर्स्ट वाला पॉइंट तो इससे विपरीत था, ये अपन ने सेकंड वाला पॉइंट किया, तो इसको आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इससे विपरीत था, ये वाला नई पूंजी अधिक थी तो एंट्री क्या हुई थी, अपोजिट हुई थी। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार की जाती है वो हमें सीखना है। तो पूंजी समायोजन के अंतर्गत स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में आपने क्या करना था सर, स्टेप 2 में नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी थी। नई फर्म की कुल पूंजी की गणना। तो देखिए नई फर्म की कुल पूंजी की गणना हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि नई फर्म की कुल पूंजी प्रश्न में दी जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब प्रश्न में नई फर्म की कुल पूंजी दी गई है तो उसे ही आप पूंजी समायोजन में शामिल कर लेंगे। तो और अगर प्रश्न में नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी हुई तो हो सकता है प्रश्न में कहा हो कि शेष साझेदारों की जो पूंजी होगी वो उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में रखनी हो। तो शेष साझेदारों की, शेष साझेदारों की पूंजी उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में रखनी हो। तो शेष साझेदारों की जो भी पूंजी है वो नए लाभ विभाजन अनुपात में रखनी हो। तो नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार करेंगे ये हमें सीखना है। तो इस पॉइंट में याद रखना, नई फर्म की कुल पूंजी, मैं यहां लिख रहा हूं, नई फर्म की कुल पूंजी जो अपनी होगी
वो होगी शेष साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है, यानी कैपिटल अकाउंट बनाने से जो अंतिम शेष कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस सीडी आया है उनको योग कर लेंगे। तो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी का योग, समायोजित पूंजी का योग, शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी का जो योग होगा वही नई फर्म की कुल पूंजी होगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए दूसरा पॉइंट, नई फर्म की कुल पूंजी। एक तो अगर प्रश्न में ऐसा कहा हो कि शेष साझेदारों की पूंजी उनके लाभ भाजन अनुपात में होने चाहिए, तो शेष साझेदारों की जो भी पूंजी है उसका हम क्या कर लेंगे सर, योग लगा देंगे, वो नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी। और उसके बाद नई फर्म की कुल पूंजी को हमें देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, साझेदारों में नई लाभ भाजन अनुपात में विभाजित किया, उसके बाद लाई जाने वाली ले जाई जाने वाली राशि की गणना कर ली थी। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब नई फर्म की कुल पूंजी, जब नई फर्म की कुल पूंजी साझेदार की निवृत्ति से पहले, साझेदार की निवृत्ति मतलब होता है अवकाश ग्रहण, यानी कि उसके रिटायरमेंट से पहले, निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, साझेदार या मैं लिख देता हूं चलो, रिटायरमेंट से पहले, कब से पहले, रिटायरमेंट से पहले, निवृत्ति, जब नई फर्म की कुल पूंजी साझेदार की निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से पहले की कुल पूंजी के बराबर रखनी हो, पहले की कुल पूंजी के बराबर रखनी हो। मतलब ये हुआ कि मान लो कि 3 साझेदार थे ए बी सी, और इनकी पूंजी थी, इसकी पूंजी थी 2 लाख रुपए, 2 लाख, इसकी पूंजी थी 3 लाख, और इसकी पूंजी थी 5 लाख। तो इस तरह इन साझेदारों की कुल पूंजी कितनी थी सर, कुल पूंजी थी 10 लाख, कुल पूंजी कितनी थी सर, 10 लाख थी। यहां से बी रिटायर हो गया फर्म से। अब बी के रिटायर होने के बाद साझेदार कौन बचे सर, ए और सी बचे, और ए और सी ने डिसीजन किया कि भाई ए बी सी, जब हम 3 साझेदार थे तब फर्म की कुल पूंजी 10 लाख थी, और अब भी हमारी फर्म की कुल पूंजी 10 लाख ही होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि बी के रिटायरमेंट से पहले जो भी पूंजी फर्म की थी वही पूंजी अब रखनी हो, तो नई फर्म की कुल पूंजी भी क्या होगी, पुरानी पूंजी के बराबर, पुरानी कुल पूंजी के बराबर होगी, जिसमें निवृत्त साझेदार की पूंजी भी शामिल रहेगी। तो लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, यहां जो कुल पूंजी होगी वो बिना समायोजन के, समायोजन से पहले की पूंजी के बराबर होगी। तो इस प्रश्न पॉइंट में आप ये बात याद रखनी है, नई फर्म की जो आप कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, यहां किस चीज की गणना करनी है सर, नई फर्म की कुल पूंजी गणना करनी है। तो नई फर्म की कुल पूंजी की हम गणना कर रहे हैं, तो यहां पे नई फर्म की कुल पूंजी का अर्थ है सभी साझेदारों की कुल पूंजी समायोजन से पूर्व है, समायोजन से पूर्व है, किसी भी समायोजन को करने से पहले, समायोजन से पूर्व है, सभी साझेदारों की, सभी साझेदारों की पूंजी का योग, किसी भी समायोजन को करने से पहले जितनी भी सभी साझेदारों की पूंजी थी, निवृत्त साझेदार सहित, मैंने क्या लिखा, सभी, सभी में निवृत्त भी आ गया, यहां लिखा है सभी साझेदारों की, तो सभी में कौन आ गया सर, सभी में तो निवृत्त साझेदार भी आ गया। तो यहां पे सभी साझेदारों की पूंजी का जो योग होगा वो अपनी नई फर्म की कुल पूंजी होगी, लेकिन समायोजन नहीं करना यहां पे कोई भी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट हो गए सर। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं। तीसरा पॉइंट ऐसा दिया जा सकता है, नंबर 3, जब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार शेष साझेदारों द्वारा फर्म में इस प्रकार
जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर यानी शेष साझेदार है उसको भुगतान करें, और वो इस प्रकार भुगतान करें कि शेष साझेदारों की जो पूंजी है वो उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए। मतलब मान लो कि ए, बी और सी तीन साझेदार हैं और बी फर्म से रिटायर हो जाता है, तो बी को जो पेमेंट करेंगे, इसकी पूंजी का जो भुगतान करेंगे, ये पूंजी का भुगतान ए और सी, कौन, ए और सी इस प्रकार करेंगे कि ए और सी की पूंजी नए अनुपात में अपने आप हो जाए। इस प्रकार ये ए और सी भुगतान करेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है, नई फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालनी है। बाकी नई फर्म की कुल पूंजी के बाद तो स्टेप मैंने आपको लिखवाई थी, स्टेप 3 स्टेप 4 वो स्टेप से चलेंगी। तो यहां पे इतनी बात ध्यान रखना, देखिए पहले लिखेंगे पॉइंट, निवृत्त या फिर अवकाश ग्रहण, निवृत्त अथवा अवकाश ग्रहण साझेदार को, निवृत्त अथवा अवकाश ग्रहण साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा इस प्रकार भुगतान किया जाए जब निवृत्त या अवकाश ग्रहण साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा नकद लाकर इस प्रकार भुगतान किया जाए, इस प्रकार भुगतान किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार भुगतान किया जाए कि शेष साझेदारों की, शेष साझेदारों की पूंजी उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए, नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए, अनुपात में हो जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रश्न में कहा हो कि निवृत्त साझेदार को शेष साझेदार नगद लाकर भुगतान करेंगे, और जो नगद लेकर आएंगे वो इस प्रकार नगद लेकर आएंगे कि नए शेष साझेदारों की जो पूंजी होगी वो नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें नई फर्म की कुल पूंजी की गणना किस प्रकार करनी है ये हमें सीखना है। तो देखिए मैं यहां पे आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन चलेगी। नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखेंगे सर, जो शेष साझेदार है निवृत्त साझेदार को छोड़कर शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी लिखेंगे। शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी यहां लिख लेंगे, समायोजित पूंजी, शेष साझेदारों की जो भी समायोजित पूंजी है वो आप यहां पर लिख दोगे। अब इसमें आपको जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या, जोड़ना है। किसे जोड़ना है, आपको जोड़ना है जो साझेदार फर्म से रिटायर हो रहा है उसको कितना नकद भुगतान करना है। तो नकद करना है या फिर चेक से भुगतान करना है, तो निवृत्त साझेदार को दे राशि, निवृत्त साझेदार को दे राशि, तो ध्यान रखना जितने उसको देने हैं प्रेजेंट में उतनी राशि, दे राशि यहां आपको जोड़ देनी है। अब क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहां पे कि सर निवृत्त साझेदार की दे राशि समायोजित पूंजी के बराबर ही तो होती है, तो फिर वो अपन ने समायोजित पूंजी में क्यों नहीं जोड़ी। तो देखो कई बार क्या होता है कि निवृत्त साझेदार की जो समायोजित पूंजी आती है वही राशि उसको दे राशि होती है, लेकिन कई बार कुछ राशियां उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और शेष राशि हम उसको भुगतान करते हैं। तो हमें उसको जो दे रहे हैं, जो भुगतान करे वो राशि यहाँ पे जोड़नी है, ना कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर की वो राशि। इसलिए हमने अलग कर दिया इसको, निवृत्त साझेदार को दे राशि। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी लेनी है
और निवृत्त साझेदार को कितने रुपए दे रहे हैं वो पूंजी यहां पे जोड़नी है। इसके अलावा प्रश्न में कई बार कह दिया जाता है कि फर्म एक न्यूनतम रोकड़ या बैंक शेष रखना चाहती है, तो जितना बैंक शेष रखना चाहती है वो भी इस पूंजी में जोड़ दो, क्योंकि वो रोकड़ से जो न्यूनतम रखना चाहती है वो भी पूंजी का हिस्सा हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज और जोड़नी है, न्यूनतम रोकड़ अथवा बैंक शेष, रोकड़ अथवा बैंक शेष। जो न्यूनतम रोकड़ शेष या बैंक शेष फर्म में रखना होता है उसे फर्म में रखना हो, जिसे फर्म में रखना हो ना, जिस रोकड़ शेष को, उसे भी यहां जोड़ देते, ये न्यूनतम शेष जुड़ जाएगा। इन सब को जोड़ने के बाद जो फर्म के पास वर्तमान में उपलब्ध रोकड़ है उसको घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध रोकड़ तो निवृत्त साझेदार को दे ही दी जाएगी, वो तो फर्म से चली जाएगी, तो उसे हटा दो यहां से, पूंजी में से वो हट जाएगी। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे सर प्रारंभिक रोकड़ अथवा बैंक शेष। अच्छा, प्रारंभिक रोकड़ अथवा बैंक शेष कहां मिलेगा सर? जो आपकी बैलेंस शीट है प्रारंभिक, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा। तो यहां से आप इसको क्या करोगे सर, माइनस कर देंगे इसको अपन यहां से। तो अब जो शेष राशि बची यहां पे, ये वाली जो राशि बची आपकी, इस राशि को कहेंगे आप नई फर्म की कुल पूंजी। ये होगी आपकी नई फर्म की कुल पूंजी, ये आपकी नई फर्म की कुल पूंजी होगी। तो इस प्रकार आपको नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी है। अब विशेष रूप से जो आरबीएससी के स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उनको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। मैं यहां जो नोट लगा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर प्रश्न में न्यूनतम रोकड़ शेष की बात ना कही हो, प्रश्न में कई बार हमें यह नहीं बताता कि न्यूनतम रोकड़ शेष कितना रखना है, तो हमेशा याद रखना जब प्रश्न में न्यूनतम रोकड़ शेष नहीं बताया हो तो न्यूनतम रोकड़ शेष प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष को ही मान लिया जाता है। तो ये नोट में मैं लिख रहा हूं यहां पे, जब प्रश्न में न्यूनतम रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष, रोकड़ या बैंक शेष ना दिया हो तो, जब प्रश्न में न्यूनतम रोकड़ या बैंक शेष ना दिया हो तो प्रारंभिक रोकड़ शेष, ये वाला जब ये ना दिया हो तो इस वाले को ही न्यूनतम रोकड़ शेष मान लिया जाता है। यहां और यहां दोनों जगह एक ही राशि लिखी जाती है। तो नहीं दिया हो तो प्रारंभिक रोकड़ अथवा बैंक शेष को, प्रारंभिक रोकड़ अथवा बैंक शेष को ही न्यूनतम रोकड़ शेष मान लिया जाता है। न्यूनतम रोकड़ शेष मान लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके आधार पर देखो क्या चीज आती है, मेन चीज, कि जब यहां पे ये न्यूनतम रोकड़ शेष प्रश्न में ना दिया हो तो हमें प्रारंभिक जो रोकड़ शेष है उसी को न्यूनतम रोकड़ शेष मान लेंगे, यानी कि न्यूनतम और प्रारंभिक दोनों की राशि सेम हो जाएगी। तो एक ही उसी राशि को घटाना है, उसी को जोड़ना है, तो इन दोनों पॉइंट को हटा देंगे तो ये शेष राशि प्लस निवृत्त साझेदार को दे राशि, इतनी नई फर्म की कुल पूंजी रह जाएगी। अगर आपको फिर भी ध्यान नहीं रहता है तो आप इतना कर सकते हो, जो प्रारंभिक रोकड़ शेष हो उसे ही यहाँ पे जोड़ना है, उसे ही घटाना है, तो नई फर्म की कुल पूंजी इन दोनों के योग के बराबर रह जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उस कंडीशन में इतनी रह जाएगी जब प्रारंभिक रोकड़ शेष ना दिया हो, क्योंकि प्रारंभिक रोकड़ शेष ना देने पर प्रारंभिक और न्यूनतम दोनों समान है। तो 10,000 मान लो ये है, 10,000 ही जोड़ना है, 10,000 ही मान लो घटाना है, तो इफेक्ट तो जीरो हो गया ना। तो आपको इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार आप नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे और नई फर्म की कुल पूंजी को, और जब नई फर्म की कुल पूंजी को नए अनुपात में साझेदारों के बीच विभाजित कर दिया जाता है तो क्या आ जाती है सर, नई
पूंजी आ जाती है साझेदारों की। कौन से साझेदार? शेष साझेदार। तो शेष साझेदारों की नई पूंजी कैसे आएगी? इस नई फर्म की कुल पूंजी को नए अनुपात में विभाजित कर देंगे, शेष साझेदारों की नई पूंजी आ जाएगी, और शेष साझेदारों की नई पूंजी को शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी से तुलना करके लाई जाने वाली अथवा ले जाई जाने वाली राशि की गणना की जाती है।